बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द थिंग्स दे कैरिड। द थिंग्स दे कैरिड जो है ये एक स्टोरी कलेक्शन है। स्टोरी कलेक्शन के अंदर कोई 3-4 स्टोरीज़ तो है नहीं, इसके अंदर 22 स्टोरीज़ हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, लेकिन फिर भी हमें इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी अगर हम इसको एक साथ करेंगे तो। इसलिए मैंने सोचा है कि हम इसको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करें और अच्छे से, ताकि हम इसको समझ सकें। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम इनको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर समझेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ 3 स्टोरीज़ को ही डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो है इस तरह हम आगे जितनी हो सकी ना, हम आगे डिफरेंट लेक्चर्स में उनको करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द थिंग्स दे कैरिड। ये जो द थिंग्स दे कैरिड है, ये जो स्टोरी कलेक्शन है, ये कौन से सब्जेक्ट से है? ये लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट से है। ठीक है, लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं आप। अगर आप नहीं समझते तो आज मैं पहले आपको इसके बारे में बताऊंगी कि लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि इसका तो टाइटल से ही हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब ये क्या है। अब ये भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है, द थिंग्स दे कैरिड। तो आप पहले सब्जेक्ट को तो देखें, द लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वार एंड कॉन्फ्लिक्ट की ही बात होगी। लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसमें नॉवेल्स और स्टोरीज़ जो हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें। लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी ब्रांच है जो वार और कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करती है। और ये लिटरेचर जो वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का लिटरेचर है, ये सिर्फ मैदान जंग की कहानियाँ नहीं सुनाता, बल्कि इंसानी जज्बात, सियासत और सोशल चेंजेस का भी अहाता करता है। अब आपका सब्जेक्ट अगर लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसमें मौजूद जितने भी लिटरेचर है, इसके अंदर जितना भी लिटरेचर है, जितने इसके अंदर कंटेंट्स हैं, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड होंगे। इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस लिटरेचर को। बिल्कुल इसी तरह इस सब्जेक्ट में जितने भी नॉवेल्स और स्टोरीज़ कलेक्शंस हैं, वो सारी जो हैं वो इसी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेट करती हैं। अभी मैं रिसेंटली एक लेक्चर बना चुकी हूँ एन फ्रैंक का डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पर। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी यही है, वर्ल्ड वार 2 के हार्डशिप्स, फेयर्स और ट्रॉमा को दिखाया गया। बिल्कुल इसी तरह से द थिंग्स दे कैरिड। द थिंग्स दे कैरिड टीमो ब्रेन का लिखा हुआ एक स्टोरी कलेक्शन है जो 1990s में पब्लिश हुआ, और ये वियतनाम वार के हवाले से एक सेमी फिक्शनल कलेक्शन है। इसमें टीम ब्रेन ने इस वक्त के अमेरिकन सोल्जर्स के जज्बात, उनकी ज़िंदगी और जंग के असरात को एक्सप्लोर किया। और ये सिर्फ वार स्टोरी नहीं है, बल्कि मेमोरी, गिल्ट, फियर और सर्वाइवल के थीम्स को भी हाईलाइट करता है। वार के टाइम पीरियड में उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने वो अपनी उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर वार के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको समझने से पहले हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कैरेक्टर्स को देख लें, ताकि हम पहले से उनको अच्छे से जानते होंगे, तभी जाके हम उनकी स्टोरीज़ को भी अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए हम कैरेक्टर्स में देखते हैं। सबसे पहले आता है टीमो ब्रेन, जो कि नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट हैं। टीमो ब्रेन इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर और राइटर भी हैं, और ये एक सेमी फिक्शनल वर्जन है। टीमो ब्रेन का जो अपनी जंग के एक्सपीरियंसेस, गिल्ट और स्टोरी राइटिंग की अहमियत को एक्सप्लोर करता है। सेकंड नंबर पे आते हैं लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस। जिमी क्रॉस जो है वो एक लीडर हैं, जो एक मार्था नाम की लड़की से मोहब्बत भी करते हैं, जो उसके लेटर्स को अपने साथ रखते हैं। उनकी 2 पिक्चर हैं उस लड़की की, वो भी उन्होंने अपने साथ रखी हुई हैं। कॉलेज टाइम की उनकी कोई फ्रेंड थी, उससे वो मोहब्बत भी करते थे, उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, इस वजह से वो उनकी जो चीज़ें उसके लेटर्स और उसकी 2 पिक्चर्स हैं जो वो हर वक्त अपने साथ रखते हैं। टेड लेवेंडर उसकी डेथ की ज़िम्मेदार समझते हैं जिमी खुद को। वो समझते हैं कि टेड लेवेंडर वो भी एक सिपाही है, और उसकी डेथ जो है वो मेरी वजह से हुई है, जिमी का कहना है ये। कायोवा है, कायोवा जो है टीम का करीबी दोस्त है, जो सबसे नरम दिल सोल्जर होता है, जो क्रिश्चियन और नेटिव अमेरिकन बैकग्राउंड से होता है, और बाद में ये मड फील्ड के अंदर डूबकर मर जाता है। नॉर्मन बॉकर हैं, जंग के बाद नॉर्मन बॉकर डिप्रेशन और गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, और ये सिविलियन लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये सुसाइड कर लेते हैं। टेड लेवेंडर हैं, टेड लेवेंडर जो है सबसे पहले मरने वाला सोल्जर है, जो वार के दौरान शूट हो जाता है, और ये अपने फियर और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ट्रंकलाइजर जैसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा रेड कायली हैं, रेड कायली जो है वो इस कंपनी का मेडिक है, यानी एक डॉक्टर हैं जो सोल्जर्स के खिदमत करते हैं, उनका इलाज।
लेकिन जब इसका मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है तो अपने आप को वो गोली मारकर जंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो इससे जान छुड़ा सकें। मतलब वो मज़ीद वहाँ पर नहीं रह सकते। कर्ट लेमन जो हैं, कर्ट लेमन एक मैकेनिज़्म और ब्रेवरी का सिंबल हैं, जो अपने दोस्तों पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं। एक बूबी ट्रैप हिडन बॉम्ब पर चलते हैं और चलते ही फट जाता है। हेनरी डॉबिन्स है, हेनरी डॉबिन्स इस कंपनी का सबसे बड़ा और मजबूत सिपाही है। अपने लवर के दिए हुए स्टॉकिन्स होते हैं उसके पास, वो जो है उनको हर वक्त अपने नेक के राउंड उसको बांध के रखता है, हर वक्त उसको अपने साथ रखता है। और पहले तो सब लोग उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में वो ये चीज़ बताता है कि ये जो है ना, ये अमन की अलामत है, अगर ये मेरे साथ होगी तो मैं पुरसकून रहूँगा, कोई भी मसला नहीं होगा। मतलब ये मेरी हिफाजत करने के लिए है, उसको ऐसा लगता है। आज़र हैं, तो आज़र जो है कंपनी का सबसे रुथलेस और इनसेंसिटिव फ़ौजी है आज़र। मिचेल सैंडर्स हैं, कंपनी का समझदार और अच्छा दोस्त है। हर वक्त इमोशनल लेसन्स और मोरल देने की कोशिश कर रहा होता है। लिंडा जो है टीम की बचपन की दोस्त हैं जो कैंसर से मर जाती हैं। टीमो ब्रेन जो है वो उनसे बहुत मोहब्बत भी करते होते हैं और 9 ईयर्स के एज के अंदर ही वो उनकी डेथ हो जाती है। ये सब करैक्टर्स हैं टीमो ब्रेन के वार के एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और द थिंग्स दे कैरेट के थीम्स को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करते हैं। द थिंग्स दे कैरेट जो है ये 22 स्टोरीज की कलेक्शन है, असल में एक फेमस बुक है टीमो ब्रेन की। और ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है बल्कि डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज की ये कलेक्शन है। टीमो ब्रेन वार में सोल्जर्स के तौर पर अपनी यादों को बयान करता है। अ, टीमो ब्रेन जो है अपनी बुक के अंदर ये चीज़ तस्लीम करता है कि वो अक्सर फैक्ट एंड फिक्शन के दरमियान लाइंस को ब्लर कर देता है। लेकिन बुक में जितने भी करैक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब रियल हैं। अब यहाँ पे टीमो ब्रेन क्या कहना चाह रहे हैं, टीमो ब्रेन का कहना ये है कि मैं जो भी स्टोरीज़ लिखता हूँ, उन स्टोरीज़ के अंदर ये जो जो भी इसके अंदर द थिंग्स दे कैरिड के अंदर जितनी भी स्टोरीज़ लिखी गई हैं ना, उन स्टोरीज़ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि फैक्ट एंड फिक्शन के दरमियान की जो लाइन्स हैं, उनको मैं अक्सर ब्लर कर देता हूँ। मतलब वो कुछ चीज़ें मैं हिडन रखता हूँ, कुछ चीज़ें मैं छुपा के रखता हूँ। लेकिन बुक में जितने भी करैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल रियल हैं। ये कलेक्शन है स्टोरीज़ की, इसलिए इसमें ट्रेडिशनल कहानियों जैसा बिगिनिंग, मिडल और एंड नहीं होता। लेकिन फिर भी ये कलेक्शन एक बुक की तरह से काम करता है और अपने थीम्स और कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल वफ़ादार है। द थिंग्स ए कैरेट की स्टोरी में रीडर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ब्रायन के लीडर लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले जिमी क्रॉस के बारे में बताया जाता है। जिमी क्रॉस जो है, एक्चुअली ये जो जिमी क्रॉस है ना, ये एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। जिमी क्रॉस की कॉलेज के दिनों में सिर्फ एक मुलाकात की बिना पर एक मार्था नाम की लड़की से मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत एक सिपाही टेड लेवेंडर था। टेड लेवेंडर की डेथ और वॉर में सोल्जर्स के साथ मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की फहरिस्त के दरमियान घूमती है। और ये स्टोरी इन चीज़ों में समान, खुशकिस्मती के टोकन्स और इमोशंस को इंक्लूड करती है। अब देखिए द थिंग्स दे कैरिड जो है, इसका टाइटल ही ये सब कुछ बता रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात होती है इसके अंदर। इसके अंदर जितना भी लिटरेचर है वो वार एंड कॉन्फ्लिक्ट पर ही है। ठीक है, द थिंग्स दे कैरिड, द थिंग्स, इसका टाइटल बताता है कि द थिंग्स वो चीज़ें, ठीक है। द कैरिड का मतलब क्या है, उन्होंने कैरी की। टाइटल से ये ज़ाहिर होता है कि वो चीज़ें जो सोल्जर्स ने अपने साथ कैरी की, जो 2 तरह की चीज़ें थी, जिसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब कि जो फिज़िकली जिनकी अपीयरेंस होती है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिज़िकली नज़र आती हैं, जैसे कि बुक्स होगी, नॉवेल्स हो गए, नोट्स होगी या मेडिक वेपन वगैरह, वो जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने अपने साथ कैरी की। इसके अलावा इंटेंजिबल चीज़ें उन्होंने अपने साथ लेकर गए, लव, इमोशंस एंड गिल्ट को अपने साथ लेकर गए, एंग्ज़ायटी को अपने साथ लेकर गए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो अपने साथ लेकर गए। द थिंग्स दे कैरिड जो है, इनमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लव। जंग के कई साल बाद टिमो ब्रेन जो राइटर हैं, उससे मिलता है। वो एक बोतल जिससे जंग की यादें ताज़ा करते हैं। इनकी बातचीत के दौरान मार्था का ज़िक्र होता है। ये किससे मिलते हैं? टिमो ब्रेन जो है वो दोस्त हैं जिमी क्रॉस के। जिमी क्रॉस से वो मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, काफ़ी टाइम गुज़ारते हैं, काफ़ी टाइम के बाद वो मिलते हैं। और जिमी क्रॉस ब्रेन को बताता है कि मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ उससे। किससे मोहब्बत करता हूँ? मार्था से मोहब्बत करता हूँ। वो अपनी लव स्टोरी बताता है कि मार्था उससे कॉलेज में 1-2 बार मिलने आई थी, 1-2 बार मिली थी और मुझे उसी वक़्त से वो पसंद है और मैं उससे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। मार्था ने कभी शादी नहीं की,
और जिमी क्रॉस ये जानना चाहता है कि मार्था उससे मोहब्बत करती है या नहीं करती। इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है टीमो ब्रेन से। टीमो ब्रेन क्योंकि वो एक राइटर है, इस वजह से वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए एक कहानी लिखो जो मुझे बेहतरीन लीडर के तौर पर ज़ाहिर करे, मतलब उसके अंदर मेरी तारीफ़ करो, ताकि मार्था जो है इस कहानी को पढ़े और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत का इज़हार भी करे। इसके बाद आता है स्पिन। ये स्टोरी जो है टीमो ब्रेन की जंग की बिखरी हुई यादों का मजमूआ है, जो मिचेल सेंडर अपने जिस्म से निकाली हुई जुओं का इलाज अपने शहर की ड्राफ्ट बोर्ड को भेजता है। नॉर्मन बॉकर हैं और हेनरी डॉबिन्स हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, हर रात को शतरंज खेलते हैं। और टीमो ब्रीन का कहना है कि उनकी जो बेटी है वो कैथलीन उनका नाम है, जो कहती है कि आप वॉर पर स्टोरीज लिखना बंद कर दें। उसके बाद वो इस स्टोरी के अंदर लिखते हैं कि टीमो ब्रीन को याद आता है कि कायोवा ने रेड काइली और डेव जेंसन को रेंज डांस भी सिखाया था। टेड लेवेंडर ने एक पपी को अडॉप्ट किया था, जिसको बाद में आजर ने मार दिया था। और कायोवा ने ओब्रेन से कहा कि मेरे पास इस मुसल्ला शख्स को मारने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जो रास्ते में खड़ा था। ओब्रेन कहता है कि उसे कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब याददाश्त ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ स्टोरीज ही बाकी बच जाती हैं। इसके बाद आता है ऑन द रेनी रिवर। वियतनाम जाने से पहले टीमो ब्रायन ड्राफ्ट से बचने का फैसला करता है और कनाडा की तरफ गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन सरहद के करीब एक जगह होती है द टिप टॉप। द टिप टॉप लॉज जो है उस पर वो रुक जाता है, जो एक बूढ़े शख्स एलरॉय बर्डल की मलकियत में होता है। टीमो ब्रायन बर्डल को अपनी ज़िंदगी का हीरो करार देता है। ओ ब्रायन लॉज में 6 दिन गुजारता है, 6 दिन तक वो वहीं पे रहता है। इतने दिन वो वहाँ पे क्यों रहता है? बल्कि वो वहाँ पे ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे फ़रार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बर्टल इसे कश्ती में सैर कराता है, यहाँ तक कि वो कैनेडियन सरज़मीन से चंद गज़ के फ़ासले पर पहुँच जाता है। टीमो ब्रायन खुद को मजबूर महसूस करता है कि वो जंग में शामिल हो, क्योंकि वो अपनी बेइज़्ज़ती या अपने ख़ानदान को शर्मिंदा करने के खौफ़ से ज़्यादा मौत से डरता है। मतलब वो ज़्यादा बेइज़्ज़ती से नहीं डर रहा, बल्कि वो अपनी मौत से डर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बताते चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे।